बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोबेबिलिटी के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी के जनरल इब्तदाई इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर हमने रैंडम वेरिएबल, बेसिकली वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था और उसको कुछ सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े। आज हम जो रैंडम वेरिएबल और सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हम रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होंगे। मेरा अबैदुल्लाह नाम है और मैं सिकाज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, हमने पिछली दफ़ा जब डिस्कशन की थी तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट से बात शुरू की थी। फिर रैंडम वेरिएबल, ये वही डिस्कशन है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की वही डेफिनेशन है। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए थे और मैंने बताया था कि उसकी एक टाइप है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इन दोनों पर हमने डिस्कशन की थी, ये डिस्कशन पहले हो चुकी है। ये एक्सप्लेनेशन जो इधर मौजूद है ये पहले हो चुकी है। अभी मेरा मौजूदा टॉपिक चूँकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, लिहाजा मैं ये सारा नहीं, सिर्फ ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। A random variable is a continuous random variable if it is capable of assuming all values in an interval or in several intervals. तो बहरहाल एक रैंडम वेरिएबल को हम कंटिन्यूअस कहेंगे अगर वो एक पर्टिकुलर इंटरवल या एक से ज़्यादा इंटरवल में मौजूद ऑल पॉसिबल वैल्यूज वो ले सके। डिस्क्रीट की बात हमने पहले कर दी थी, ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। इसकी चंद एक एग्जांपल रैंडम वेरिएबल के, और ये एग्जांपल पहले हो चुके हैं लेकिन मैं दोबारा से शो बता रहा हूँ। पिछली दफ़ा हमने ये किया था कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की ये एग्जांपल सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस की थी और वो यही एग्जांपल थी, और उसके बाद हम सीधा डिस्क्रीट पे चले गए और बाकी फिर सारा डिस्कशन डिस्क्रीट पे हुई। आज ये एग्जांपल मैं थोड़ी सी दोबारा बता के और इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यूअस पे आगे सारे डिस्कशन करेंगे। तो अब जैसे आप ये देखें, सर्वाइवल टाइम ऑफ अ कैंसर पेशेंट। एक कैंसर पेशेंट है, कैंसर उसको डायग्नोज हो गया है, खुदा सबको महफूज रखे। तो उस डायग्नोसिस के बाद उसके इंतकाल तक ये जो टाइम है जो उसकी ज़िंदगी है, ये सर्वाइवल टाइम ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। और आप देख सकते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल अगर सर्वाइवल टाइम को, ये डायग्नोस टाइम को हम 0 कहें और उस जगह से हम गिनना शुरू करें तो ये सर्वाइवल टाइम 0 से लेके ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। कोई लोग ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ की डेथ ज़रा अर्ली हो जाती है। तो इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल और इट कैन टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू एनी लार्ज नंबर में भी। इसी तरह द टाइम बिटवीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड कन्विक्शन फॉर अनदर क्राइम। एक बंदा प्रिजन से रिलीज हो जाता है और वहां से आप टाइम गिनना शुरू करें कि दोबारा किसी क्राइम की वजह से वो दोबारा पकड़ा जाता है और उसकी प्रिजन में हाजिरी होती है। तो इन दोनों के दरमियान कितना टाइम लगता है, तो ये जो है अगेन एक रैंडम वेरिएबल है। और चूंकि टाइम दोनों में टाइम ही की बात हो रही है और टाइम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह द डेली मिल्क यील्ड ऑफ काउस, होस्टन काउस, ये बिलफर्ज आप समझे कि कोई डेयरी फार्म है और उसमें गायें हैं बड़ी तादाद में, और उसमें डेयरी मिल्क की यील्ड कितनी हो रही है, और ये ज़ाहिर है कि वॉल्यूम है और लीटर्स में हो गई है बात। तो ये 0 से लेके आगे कुछ भी हो सकता है। वेट लॉस ड्यूरिंग ए डाइटरी रूटीन, डाइट पे है एक बंदा और डाइट शुरू करने से पहले और बिलफर्ज एक ख़ास महीने 2 महीने तक वो डाइट कर पे रहता है, तो उसके बाद वेट लॉस कितना हो गया, ज़ाहिर है ये एक रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह हाउस होल्ड इनकम, और हमारे पास स्टूडेंट समझेंगे कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन जो लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के और इनके का देखते हैं
वो लोग ये इनकम को कंटिन्यूअस ही ट्रीट करते हैं और कितने डेसिमल्स तक इसकी कैलकुलेशन करते हैं 12। अब हम डियर स्टूडेंट आगे जाते हैं और इन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये शाम सीरीज स्टैटिस्टिक के चैप्टर 6 की बात हो रही है। ज्यादा मटेरियल मैंने वहीं से लिया है, इधर उधर से और भी मटेरियल लिया है, लेकिन बाहर ज्यादा मटेरियल यहाँ से ही लिया है। A continuous random variable is a random variable capable of assuming all values, जिस तरह मैंने अभी बताया। Because of uncountable nature, जाहिर है इस वेरिएबल के वैल्यूज को आप काउंट नहीं कर सकते। इट्स अनकाउंटेबल नेचर, uncountable number of possible values. It's not possible to list all the values of and their probabilities. और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तमाम वैल्यूज आप लिस्ट नहीं कर सकते उनकी प्रोबेबिलिटीज। इसकी वजह से यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हम टेबल से हम इसका साथ डिस्कशन टेबल में नहीं करते, डिस्कशन या ग्राफ पे होगी या फिर आपके पास फार्मूले होंगे। तो याद रखें कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डिस्कशन जो है बेसिकली या फार्मूले होंगे और या इसकी जो है ग्राफ पे डिस्कशन होगी। टेबल हम थोड़े बहुत कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के हमारे पास उस तरह के टेबल मौजूद नहीं होते। टेबल हो तो सकते हैं, लेकिन उसमें वो टेबल उस तरह कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते जिस तरह आपने डिस्क्रीट के देखे हैं कि खास वैल्यू बता दी और उस वैल्यू पर क्या प्रोबेबिलिटी है, उस तरह नहीं बताया जाता। यहाँ पर भी हम एक टेबल की बात करेंगे, लेकिन ये उस तरह टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। इंशाल्लाह वो फर्क मैं आगे बता दूंगा आपको। The probability distribution of a continuous random variable is represented as the area under the curve called probability density function. तो इसमें ये एक जरा बात हो जाती है कि आप एक कर्व होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक ग्राफ होता है, उसके अंदर जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पीडीएफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पीडीएफ की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये कि द ग्राफ ऑफ पीडीएफ इज नेवर बिलो एक्स एक्सिस। ये वो बात है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। द ग्राफ ऑफ पीडीएफ इज नेवर बिलो एक्स एक्सिस एंड द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1। ये वो है कि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्क्रीट में आपने देखे हैं, लेकिन जरा कंटिन्यूअस के लिए इसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स बताते हैं एक एक करके इसकी एग्जांपल्स बताते हैं। सबसे पहले है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें डियर स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शायद इतना अहम ना हो, लेकिन ये इस एतबार से अहम है कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इब्तिदाई आइडियाज आपके सामने डिस्कस हो जाते हैं। यहाँ जो फार्मूला डिस्कस हो रहा है वो इंतहाई सिंपल फार्मूला है, जो यानी और इसके ग्राफ बहुत सिंपल हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन कोई खास मुश्किल नहीं है। तो इब्तिदाई डिस्कशन के लिए, इब्तिदाई तौर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो अगरचे ये कोर्स में शायद इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ डिस्कस किया हुआ है। और क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इब्तिदाई तौर पे समझना, इसके ये यहाँ पर जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है उसको भी समझने के लिए आपको यूनिफॉर्म को समझना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स डिस्कशन शुरू हो जाती है। If a continuous random variable is uniformly distributed over the interval from A to B, then the PDF is given by this formula. F of x equal to, और अब इस ब्रैकेट का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर a की वैल्यू, x की वैल्यू a और b के दरमियान हो, फिर तो ये फार्मूला है 1 और b माइनस a। f of x का ये फार्मूला है।
लेकिन अगर x की वैल्यू a और b के दरमियान ना हो, और a और b दो गिवन वैल्यूज होंगी, a और b के दरमियान ना हो, अदरवाइज का मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान ना हो, तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसको अगर आप में से थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x लाइज इन बिटवीन a एंड b, अगर x a और b के दरमियान हो, देन f of x इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a, एल्स f of x इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू और a और b के दरमियान हो तो f of x की वैल्यू 1 ओवर b माइनस a होगी, अदरवाइज या एल्स f of x की वैल्यू 0 होगी। तो आप इस बात को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मैथ्स वाले या स्टैटिस्टिक्स बुक में आपको ये स्टाइल ज्यादा मिलेगा, कंप्यूटर वाले ये स्टाइल ज्यादा प्रेफर करेंगे। बहरहाल अब इसको एक एग्जांपल से मजीद समझते हैं, इसी कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। The price for a gallon of whole milk is uniformly distributed between price $2.25 to and price $2.75। ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। During July in US, United States, give equation and graph of PDF for X. PDF means probability density function. आपने इसकी इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ बनाना है फॉर एक्स, एंड द प्राइस, और एक्स क्या चीज है, इट इज द प्राइस पर गैलन ऑफ होल मिल्क ड्यूरिंग जुलाई। आल्सो डिटरमिन द परसेंट ऑफ स्टोर्स दैट चार्ज मोर देन $2.70 पर गैलन। तो आपने उन स्टोर्स की परसेंटेज भी मालूम करनी है जो $2.70 पर गैलन से ज्यादा कीमत चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 2.25 है और b की वैल्यू 2.75 है, तो 1 ओवर b माइनस a होगा, वैल्यूज जस्ट पुट कर लें और सॉल्व करें तो ये 1 ओवर 0.50, और अगर ये डिवाइड कर लें तो ये इसका आंसर 2 आता है। और जब इसका आंसर 2 आ गया तो अब आप इस 1 ओवर b माइनस a का आंसर 2 आ गया, तो अब आप ये फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं, देखें, f of x equal to 2 when x lies in between these two limits। अगर x की वैल्यू यानी प्राइस इन दो लिमिट्स के दरमियान हो तो f of x की वैल्यू 2 है, अदरवाइज या अगर x की वैल्यू इस रेंज से बाहर हो जाए तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। और इसको हमने ग्राफ पे इस तरह शो किया है, ये देखें, ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये लाइन एक्स एक्सिस को शो करता है। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 2, ये है 2.25, ये 2.50, 2.75 और 3, इसी तरह 3.25 वगैरह, और इसी तरह ये 1.75 है वगैरह, लेकिन उनको नहीं लिखा गया, बस जो पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत थी मैंने उनके मार्किंग कर दी है। इसी तरह y एक्सिस पे ये पॉइंट है 1.00, 2.00 एंड 3.00। अब जरा ये फंक्शन देखें, ये फंक्शन वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू है 2, वो कब है, वो 2.25 और 2.75 के दरमियान है। तो देखिए 2.25 पे ये फंक्शन जंप करके इधर आ जाता है और ऐसे हमवार चलता है, क्योंकि बस इसकी बाद इसकी वैल्यू 2 है, कांस्टेंट है, तो ऐसे हमवार चलते हैं कहां तक, 2.75 तक। उससे पहले 2.25 से पहले इस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, ये इस जगह का जिक्र हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये बेशक माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएं, इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। और 2.25 पर भी, एग्जैक्टली 2.25 पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन 2.25 से जरा आगे जाता है तो ये जंप करके ऊपर आ जाता है। ये यहां पर आपको एक छोटा सा होल इस ग्राफ में नजर आएगा, और यहां पर ये जगह सॉलिड नजर आती है। ये हम ये बताना चाहते हैं कि 2.25 पर तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन और यहां पर आपको ग्राफ में होल नजर आ रहा है, लेकिन जहां जो 2.25 से जरा इधर हो जाता है ये इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, और फिर 2 ही रहती है, और ऐसे हम मार जाता है। 2.75 पे अगेन एक होल है, और यहां पर सॉरी, यहां पर ये
वैल्यू जो है, सॉरी ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है। बहरहाल 2.75 पे अगेन एक होल एक ग्राफ है, क्योंकि 2.75 पे इसकी वैल्यू 0 है। ये देखें यहां सिर्फ लिखा है x इज ग्रेटर देन 2.25, तो जब 2.25 से ग्रेटर हो जाए तो उसकी वैल्यू 2 हो जाए। एग्जैक्टली 2.25 पे इसकी वैल्यू 0 है, 2.25 पे इसकी वैल्यू 0 है। 2.25 से ग्रेटर हो जाए तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। इसी तरह 2.75 से छोटा हो, उससे छोटा हो तो उसकी वैल्यू 2 होती है। जो 2.75x की वैल्यू हो जाती है ये एकदम से 0 हो जाता है। तो बहरहाल ये ग्राफ आपको ये सारी सिचुएशन, फंक्शन की सिचुएशन बता रहा है, और ये फंक्शन 2.25 से लेकर 2.75 पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू 2 है। इसके अलावा भी यूनिफॉर्म है लेकिन तब उसकी वैल्यू 0 होती है। अब बात यह है कि अगर ये तो दो बातें हो गई। एक तो ये कि आप इसका इक्वेशन बता दें, इक्वेशन हमने बता दिया। दूसरा इसका ग्राफ बता दें, ग्राफ बता दिया। अब वो बता रहे हैं कि आल्सो डिटरमिन द परसेंट ऑफ स्टोर्स दैट चार्ज मोर देन 2.70, जो 2.70 से ज्यादा चार्ज करते हैं उनकी परसेंटेज क्या है। अब ये परसेंटेज जो है इस तरह प्रोबेबिलिटी से मालूम होती है। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2.70, x इज ग्रेटर देन 2.70। और जरा ये नोट करें कि 2.70 इसमें शुरू कहां होता है, x एक्सिस में। ये देखिए ये पॉइंट है 2.25, ये है 2.30, ये जगह। प्लीज ये माउस के पोजीशन को देखें। फिर यहां पर आ जाता है 2.35, फिर है 2.40, फिर यहां पर है 2.45 और यह है 2.50। इसी तरह ये पॉइंट है 2.55, ये है 2.60, ये 2.65 है ये वाला, और ये 2.70 है। याद है, इसका मतलब यह है कि ये जो आखिरी ब्लॉक है, ये माउस के पोजीशन को देखें, ये फुल ब्लॉक ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2.70, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बताया ये वाला पॉइंट है 2.70 और ये है 2.75। अब मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2.70, तो इसको मैंने ऐसे क्यों कर दिया। वजह यह है कि इस फंक्शन की तो पॉजिटिव जो प्रॉपर वैल्यू है वो 2.70 से अगर आप आगे जाते हैं, x तो 2.70 से बड़ा है, वो मैंने इधर भी बता दिया। लेकिन x जब बड़ा है तो कहां तक जा रहा है, x वैसे तो बड़ा होते हुए बहुत आगे तक चला जाएगा, लेकिन 2.75 और उससे आगे तो उसकी वैल्यू 0 है, तो उसकी हमारे लिए अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत उस जगह की है जहां इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और वो रेंज ये है 2.70 से ठीक है शुरू हो जाता है और 2.75 तक, 2.70 से 2.75 तक इसकी वैल्यू। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है, सही बात तो ये है कि ये मालूम होती है डेफिनेट इंटीग्रल से, और ये वाला काम उनको समझ आएगा, उन तमाम स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होगा। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उनको ये, यानी मैथ्स का बैकग्राउंड है तो ये तो बिल्कुल गप है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं यहाँ के इस फिगर की थोड़ी बहुत ज्योमेट्री इस्तेमाल करके आपको ये चीज समझाऊंगा। अच्छा जी, इस बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी होती है एरिया अंडर दिस कर्व, कि इस कर्व के नीचे एरिया कितना है। अब हमने एरिया कौन से मालूम करना है, हमने ये जो आखिरी कॉलम है या ये जो बॉक्सेस है, छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये जिन पर माउस पॉइंटर हरकत कर रहा है, ये वाले, हमने इनका एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए एक तो ये हाइट है, ये हाइट जो है ये तो हमारे पास 2 है। देखे ना, यहां से 0 से लेके यहां तक हाइट 2 है, 0 1 2, देख रहे हैं ना, तो हाइट तो 2 है। अहम बात यह है कि यहां से इधर तक कितना फासला है, तो ये फासला है 2.75 माइनस 2.70। देखिए ये पॉइंट है 2.75 और ये पॉइंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 2.70।
तो ये इसकी बेस है 2 पॉइंट, इस रेक्टेंगल की बेस है 2.75 माइनस 2.70, ये इसकी बेस है। इसकी बेस है 0.05 और इसकी हाइट है 2। तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया हो जाएगा 0.10, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10% है। इसका मतलब है कि 10% दुकानदार ऐसे हैं कि जो 2.70 से महंगा करके ये जो मिल्क है वो बेच रहे। तो बहरहाल आप इस डायग्राम का आपको इब्तिदाई डिस्कशन समझ आ गई है। ये समझ आ गई है कि आपको फंक्शन फार्मूले की सूरत में हम किस तरह इसको शो करते हैं, हम ग्राफ की सूरत में इसको कैसे शो करते हैं, ये कि प्रोबेबिलिटीज कैसे मालूम होती हैं, और ये कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटीज मालूम होने का सही तरीका तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। लेकिन जाहिर है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा है। जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ा तो वो इसकी कोई अल्टरनेट सूरत इख्तियार करेंगे। आप देखेंगे कि मैं इसके लिए मुख्तलिफ ख़ास किस्म के टेबल्स बना के, वो टेबल एग्जैक्टली वो तो नहीं होंगे जो आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़े हैं, उस तरह के टेबल्स तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम बास टेबल्स बना के उसकी मदद से, क्योंकि मैं इस कोर्स में मेरी एजम्पशन ये नहीं है कि आपने कैलकुलस कवर किया हुआ है। मैं कैलकुलस के बगैर ही ये कोर्स आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए जो है मैं टेबल्स को ज़्यादा यूज़ करूँगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन इसके बावजूद ये एक आध जगह पर इसका जिक्र करना मुनासिब है ताकि स्टूडेंट के जहन में कहीं पर यह बात बैठ जाए कि ये जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं उनको बेहतर अगर आप समझना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी आप ये देखें कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ग्राफ ऑफ पीडीएफ इज नेवर बिलो एक्स एक्सिस, टोटल एरिया अंडर पीडीएफ इज 1। ये चीज़ें अगर आप देखें तो इस ग्राफ में आपको नज़र आएंगी। ये चीज़ें अगर आप ग्राफ में देखें, ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को वो टच कर लेता है लेकिन उससे नीचे कभी नहीं जाता। मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 नेगेटिव कभी नहीं होती। ये फंक्शन 0 से नीचे कभी नहीं आता, एक्स एक्सिस से नीचे कभी नहीं आता, ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव रह जाता है। बाकी जहाँ पर पॉजिटिव होता है उनके नीचे अगर टोटल एरिया आप काउंट करें, बिलफरज अगर आप 2.7 से 2.25 माइनस करें और इसको फिर हाइट से, जो इसकी हाइट है 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मालूम कर सकते हैं कि इसका एरिया 1 के बराबर है, इसके एरिया 1 के बराबर है। तो बहरहाल इसी तरीके से हम पीडीएफ को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को शो करते हैं ग्राफ की मदद से। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम आगे जाते हैं और ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं इसके मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के साथ ये भी होता है कि उसके मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के शॉर्टकट फार्मूले होते हैं। ये बात आपने उधर भी देखी थी डिस्क्रीट में। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का ये फार्मूला है, वेरियंस का ये फार्मूला, और अगर इसका रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला हो जाता है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से इसको इस्तेमाल करते हैं। आ जाए ये फार्मूले हम एग्जाम्पल में इस्तेमाल करते हैं। बाकी ए और बी जो इसमें बताए गए हैं वही ए और बी है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिलफर्ज वो कह रहे द टाइम बिटवीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड कमीशन ऑफ अनदर क्राइम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 and 5 ईयर। अब ये 0 ए है और 5 ईयर बी है। फॉर हाई रिस्क ग्रुप, एक हाई रिस्क ग्रुप है और उसमें उनके लिए जो स्टडी किया गया तो पता चला कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गिव द इक्वेशन एंड ग्राफ फॉर द पीडीएफ, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसका आपने इक्वेशन बताना है और इसका ग्राफ पे भी इसको शो करना है। और एक्स क्या चीज है, एक्स रैंडम वेरिएबल है। द टाइम बिटवीन रिलीज एंड कमीशन ऑफ अनदर क्राइम फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप।
तो x ये रैंडम वेरिएबल है। फिर what percent of this group will commit another crime within 2 years from release from prison? प्रिजन से रिलीज करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर वो कितना चांस है कि वो एक और क्राइम करके पकड़े जाएंगे। इसी तरह फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। व्हाट परसेंट ऑफ द क्राइम आर विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, और फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इक्वल्स 3। तो इस इक्वेशन में इस प्रॉब्लम में कई एक बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो अगर a की वैल्यू 0 है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 5, तो 1 और b माइनस a आप मालूम कर सकते हैं। 1 और 5 माइनस 0, 1 और 5 इक्वल टू 0.2। लिहाजा ये फार्मूला हम यू लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, और ये वही फार्मूला है जो हमने 1 ओवर b माइनस a की जगह उसकी वैल्यू लिख ली है 0.2। f of x equal to 0.2 when x lies in between 0 and 5, otherwise it is 0। और ये इसका ग्राफ है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है। x की वैल्यू 0 और 5 के दरमियान इसकी ये वैल्यू है। अगेन ये जो एक 2 होल इधर ग्राफ पे शो किए गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। ये देखें यहाँ x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है या लेस देन 5 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली 5 पे भी इसकी वैल्यू 0 है। एग्जैक्टली 5 पे ये फंक्शन की वैल्यू इधर नहीं है, इधर नीचे है। लेकिन बहरहाल 5 से कम हो या 0 से बड़ा हो जाए तो एकदम से ये फंक्शन जंप करके इधर आ जाता है 0.2 पर, और फिर यूनिफॉर्मली इस तरह चलता है। बाकी 0 और 1, 5 के दरमियान तो ये सिचुएशन है। 5 और उससे आगे फिर अगेन 0 हो जाता है। 0 और उससे कम वैल्यू पर भी ये 0 हो जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब आपको बताना है ये कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और बातें जो इन्होंने पूछी है। ये तो इस फंक्शन का फार्मूला हो गया और इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। जो वो कह रहे कि इक्वेशन बता दे और ग्राफ बता दे। इसके बाद what percent of this group will commit another crime within 2 years from release from prison? तो within 2 years का मतलब यह है कि x 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 से लेके 2 तक। तो अब आप ये देखें 0 से लेके 2 तक, ये शायद आपको पिछले इसमें इतना बेहतर समझ ना आया हो जितना इधर, क्योंकि वहां एरिया बहुत छोटा था। 0 से लेके 2 तक आपके पास x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, वो 0 से लेकर 2 तक आपके पास 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 है। और इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, तो क्लियरली वो 0.2 है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 ही होता है। बहरहाल 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0.4, और 0.4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40%। तो 40% चांस है कि ये बंदा जो रिलीज किया है आज प्रिजन से, आज जेल से छूट गया है, वो 2 साल के अंदर अंदर वो फिर कोई क्राइम कर ले, उसका 40% चांस है। इसका मीन क्या है, तो वो a प्लस बी बाई 2, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, तो 2.5 ईयर्स इसका मीन है। मतलब है ऑन एवरेज वो 2.5 ईयर्स में दूसरा क्राइम करके पकड़ा जाता है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, b माइनस ए, जिस तरह ऊपर मैंने फार्मूला बताया था, b माइनस ए बाई √12, ये फार्मूला मैंने इधर ऊपर बताया अभी आपको, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला। तो बहरहाल वही फार्मूला इधर यूज हो रहा है। b माइनस ए बाई √12, तो b की वैल्यू 5, a की 0, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो ये 1.443 ईयर्स। तो ये इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो गया है इसका, ठीक है ना। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला काम तो हो गया। What percent of the time are within 2 standard deviation? What percent of the time are within 2 standard deviation of the mean? इसका क्या मतलब है इस फिक्रे का, इस तरह के। इसका मतलब यह है कि x जो है ना, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको याद हो
शेबशेफ इनइक्वालिटी, तो वहां पर आपने ये डिस्कशन पहले भी देखी थी कि x इन दो रेंज के दरमियान होते इसका कितना चांस है। लेकिन शेबशेफ इनइक्वालिटी ये जब प्रोबेबिलिटी मालूम करती थी तो वो किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मालूम करती थी। यहाँ हम यूनिफॉर्म के लिए मालूम कर रहे हैं। बहरहाल हमें इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, इधर ऊपर हमने मालूम किया हुआ है मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो अगर आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज पुट करें तो ये देखें मीन की वैल्यू 2.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.443, म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा की वैल्यू मालूम करें तो आप देखेंगे कि ये आता है प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन माइनस 0.386 और 5.386। अब आप देखें तो x की वैल्यू माइनस 0.3 तो यहां पर कहीं आ रहा है, और 5.386 तो 5 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तो पूरा रेंज कवर हो गया जिसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मैंने ये 0 से 5 तक क्यों लिया हुआ है, क्योंकि 0 से नीचे ये वैसे ही नहीं 0 है फंक्शन। ये देखें ना 0 से नीचे वैसे ही 0 है और 5 से ऊपर ये वैसे ही 0 है। तो मैंने 0 से 5 वाला रेंज ले लिया, बाकी रेंज पर तो इसकी वैल्यू वैसे ही 0 है इस फंक्शन की। अब 0 से 5 तक रेंज पे अब आप ये देखें इसकी इस पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल है इस तरह का बड़ा लंबा चौड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल की हाइट है 0.2 और इसका बेस है 5 किस तरह है देखें आप, 0 आप इस 5 से 0 माइनस करें तो इसका बेस 5 है। 5 इंटू 0.2 इक्वल टू 1, और ये 100% पता चला कि इस रेंज में मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इस रेंज में, तो इसका 100% एरिया ही कवर हो रहा है। तो इस फंक्शन का 100% एरिया कवर हो रहा है। अब आखिरी बात रह गई है कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इक्वल्स 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 के बराबर है। वो आप देखें प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, ये डियर स्टूडेंट आपको सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए नहीं बता रहा, किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके पास इस तरह की बात आ जाए कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1.5 कोई पर भी आ जाए तो सीधा सीधा लिखे इट इज 0, क्योंकि एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और ये वजह है कि इसकी उस तरह के टेबल नहीं बनते जिस तरह डिस्क्रीट में बनते हैं। डिस्क्रीट में एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक रेंज पे होती है, एक पॉइंट पर कभी नहीं होती। ये बात मैं जो बता रहा हूं, अगरचे मैं बता रहा हूं तो इसको यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जितने भी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी एक और आ रहा है नॉर्मल, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे टी है, जैसे काई स्क्वायर है, जैसे एफ है, एक्सपोनेंशियल है, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी में भी ये रूल हर जगह दुरुस्त है कि किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी डिफाइंड एरिया की मदद से होती है। और एक पॉइंट पर बिलफर्ज x इक्वल टू 2 पर अगर आप प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, या x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पर तो ये एक वर्टिकल लाइन हो जाती है। एक वर्टिकल लाइन से कोई रेक्टेंगल नहीं बनता, और इससे कोई एरिया, एक लाइन से कोई एरिया नहीं बनता, तो लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो जाती है। तो ये तो हमारी डिस्कशन थी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही अहम डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस के केस में, और उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। The most important and widely used of all continuous distribution is normal probability distribution. ये सबसे ज्यादा अहम है। It is actually an infinite set of similar bell-shaped distribution. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है और सारे बेल शेप होते हैं। बेल शेप का क्या मतलब है, ये शेप जरा इधर देख लें, इस तरह की शेप होती है, ठीक है।
तो ये इस तरह के बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इस तरह की इनफिनिट डिस्ट्रीब्यूशन है। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, ईच आइडेंटिफाइड फ्रॉम रेस्ट बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क किस तरह होता है, वो एक का मीन कुछ होता है, दूसरे का मीन कुछ होता है, एक का वेरियंस कुछ होता है, दूसरे का वेरियंस कुछ होता है। तो लिहाजा ये मीन और वेरियंस पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क होता है। इन तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जनरल फार्मूला है, जो पीडीएफ का जनरल फार्मूला है, वो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब है ई पावर, और ये सारा वैल्यू ई की पावर में आ जाती है, और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसका असल मतलब यह है कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बाकी इसमें म्यू जो है इस x का मीन है और सिग्मा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये फार्मूला, ये इसके पीडीएफ का फार्मूला है, और अगर आप इसको यूनिफॉर्म से कंपेयर करें तो आपको अभी से ही लगेगा कि काफी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। लेकिन डियर स्टूडेंट परेशान ना हो, हमने इस तरह के कॉम्प्लेक्स फार्मूले और इनके इंटीग्रेशन ये नहीं करनी। मैं आपको एक टेबल बताऊंगा और उस टेबल की मदद से हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल इस तरह का टेबल होगा जैसे आपने 10वीं क्लास में लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल इस्तेमाल किया था, उस तरह का एक टेबल होगा। वो नहीं होगा, उस तरह का एक टेबल होगा। बहरहाल it is rather difficult to use integral with the above equation. So the above PDF is converted to standard normal distribution having mean 0 or variance 1. हम क्या करते हैं कि हम एक और वेरिएबल z डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिए इस फार्मूले में ये x माइनस म्यू बाय सिग्मा है, इसको हम z के बराबर कर लेते हैं। ये एक और वेरिएबल है, इस वेरिएबल की खास खूबी है, ये भी नॉर्मल ही रहता है लेकिन इसकी खास खूबी है, इस x का कोई कुछ भी मीन हो सकता है, कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। मैं अगेन बता रहा हूं, x वेरिएबल का कुछ भी मीन हो सकता है, कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। लेकिन जब आप x को इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से z में कन्वर्ट कर देते हैं तो z की एक खास खूबी हो जाती है, इसका मीन हमेशा 0 और इसका वेरिएंस हमेशा 1 होता है। वेरिएंस 1 का मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा। तो बहरहाल z की बड़ी खास बात है, और ये एक खास रैंडम खास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कहते हैं। वो जो टेबल में जिसका जिक्र कर रहा हूं वो x के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि x तो वेरी करता रहता है, कभी एक मीन होगा, कभी दूसरा मीन होगा, कभी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, कभी दूसरा। तो लिहाजा x के लिए जो है ना हम टेबल नहीं बनाते, टेबल हम z के लिए बनाते हैं। z स्टैंडर्ड है, इसका मीन हमेशा 0 और वेरिएंस 1 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होता है। तो हम z के लिए टेबल बनाते हैं। बाकी ये जो तरह तरह के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको मिलते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, हम उन सबको पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड नॉर्मल की मदद से प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे। तो डियर ये थोड़ा सा काम है, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खातिर स्टैंडर्ड नॉर्मल को पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खातिर हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। Probabilities of standard normal distribution can easily be computed by means of tables instead of using definite integrals. तो ये वो कैलकुलस से जान बचाने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल्स इस्तेमाल करेंगे, ताकि टेबल्स डेफिनेट इंटीग्रल्स से जान बचाने के लिए हम टेबल्स इस्तेमाल करेंगे। और ये टेबल ये जो डिस्कशन हो रही है, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने ग्राफ शो कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट के एंड में वो टेबल शो भी किया गया है। These tables are widely available in statistic books and can be asked for an examination hall. तो ये टेबल स्टैटिस्टिक बुक्स में भी अवेलेबल होती है, आप एग्जाम हॉल में ये टेबल मांग भी सकते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो तो आप घर से भी साथ ला सकते हैं, लेकिन उस पर मजीद कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। हा। बहरहाल फर्दर स्प्रेडशीट पैकेजेस लाइक एक्सेल, मुख्तलिफ स्प्रेडशीट पैकेजेस है, जैसे लोटस 123 है, एक्सेल है। आप इन स्प्रेडशीट पैकेजेस में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
सपोर्ट अवेलेबल होता है और आप उसकी मदद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट एक्सेल में तो आप किसी भी नॉर्मल के लिए भी सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन ये डिस्कशन मैं एक और वीडियो में करूंगा, इसमें नहीं करूंगा। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वी शैल रीविजिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, लेकिन पहले हम स्टैंडर्ड नॉर्मल को थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होता है, वेरिएंस भी 1 होगा। और इसका जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम z से डिनोट करते हैं। द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज शोन इन दिस फिगर। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, इसका मीन 0 होता है, इसके बिल्कुल टॉप के नीचे यहाँ पर 0 होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, अगर आप बिल्कुल इस 0 के ऊपर ऐसे वर्टिकल ए से जो है ना एक आईना रख सकें, तो आईने में इस जगह का इमेज एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये कर्व सिमेट्रिक है इस लाइन के ऊपर। ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इसके ऊपर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। The curve is centered at mean equal to 0 and the z axis ये जो आपके पास ये x एक्सेस आप कहते हैं, चूंकि अभी x पर आप z को शो कर रहे हैं, z वेरिएबल को, तो इस वजह से हमने इसको z एक्सेस का हुआ। ये z एक्सेस है और ये f ऑफ z को शो कर रहा। तो वैसे भी हमारे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी x एक्सेस पे मैंने वेरिएबल टाइम को शो किया हुआ है। अगर आपने टाइम को x एक्सेस पे शो किया हुआ है तो आपको उसको x एक्सेस के बजाय टाइम एक्सेस कहना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। बहरहाल लेकिन पता नहीं, ये बात का ये एक आम गलती है जो हमारे मैथ्स और स्टेट्स के तमाम स्टूडेंट इंजीनियर्स भी करते हैं, पता नहीं ये गलती कब ठीक होगी। बहरहाल अगर अबव इक्वेशन में हम म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1 पुट करें और x की जगह z पुट करें, वो जो इक्वेशन है यहाँ, ये जो इक्वेशन है इसमें म्यू की जगह 0, सिग्मा की जगह 1 और x की जगह z पुट करें, तो आपके पास ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब है e की पावर यही सारा कुछ, ये सारा कुछ इस तरह जरा ज्यादा आसान है। इधर e की पावर छोटा सा e है, उस पर यह पावर बड़ी अजीब लगती है, तो मुझे ये स्टाइल जरा ज्यादा पसंद है। बाकी एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस का मतलब है e की पावर ये सब कुछ। बाकी z की वैल्यू भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की कि ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। The table which appear at the end of this document is constructed for standard normal distribution in order to conveniently compute probabilities. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल की प्रोबेबिलिटीज का आसानी के साथ कैलकुलेट करने के लिए हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया है और उसको कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल कहते हैं, कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। और वो प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू z के लिए नहीं होता, क्योंकि वो तो मुमकिन ही नहीं है। z इक्वल टू z को होगा तो वो हमेशा ही 0 हो जाएगा, जिस तरह मैंने बताया। यहां पर जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो एक इंटरवल होता है, एक रेंज होता है। z इज लेस देन इक्वल टू अ गिवन वैल्यू ऑफ z। ये स्मॉल z का मतलब है अ गिवन वैल्यू ऑफ z और कैपिटल Z का मतलब है रैंडम वेरिएबल z। तो f ऑफ z, ये स्मॉल z है, अ गिवन वैल्यू ऑफ z। कैपिटल F ऑफ Z के लिए ये जो टेबल है ये कैपिटल F ऑफ Z के लिए है, शो किया गया है। कैपिटल F ऑफ Z को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कैपिटल F ऑफ Z और स्मॉल f ऑफ Z एक नहीं है। यूं समझ लें कि ये F ऑफ Z जो है ये अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो कैपिटल F ऑफ Z जो है ना ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है। ये रिलेटिव ये f ऑफ z अगर प्रोबेबिलिटी को शो करता है तो स्मॉल f ऑफ z अगर प्रोबेबिलिटी को शो करता है तो कैपिटल F ऑफ z जो है
ये कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को शो करता है। बस इस तरह समझे, आपको फर्क इस तरह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस केस में हम इसको पीडीएफ कहते हैं, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, और स्मॉल एफ ऑफ जेड को, और कैपिटल एफ ऑफ जेड को जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूअस केस में ये नाम जरा बदल जाते हैं, ये पीडीएफ हो जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या बाद लोग डीएफ लिख लेते हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी इसका हेल्प मौजूद है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर। अब एग्जाम्पल से पहले मैं आपको वो टेबल बता देता हूं। ये टेबल इस डॉक्यूमेंट के एंड में मौजूद है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के बजाय मैंने उसकी एक कॉपी एक्सेल में रख ली है, तो यहां पर आप देख सकेंगे यही टेबल आपको इस वो जो मैं डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा हूं उसके एंड में भी मौजूद होगा। ये मैंने सहूलत के लिए एक्सेल में रखा हुआ है कि जरूरत के वक्त इधर आके आपको कुछ प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो बता सकूं। अब जरा देखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 2.57। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? इस टेबल की मदद से। प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 2.57, ये इस तरह देखें, z तो वही z है और 2.57 वो स्मॉल z है, ये वो उसकी वैल्यू है, ये उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। तो बहरहाल इसको हम इस फार्मूले पे भी लिख सकते हैं। यहां से सोल्यूशन शुरू हो गया, f ऑफ 2.57 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 2.57। अब ये जो लिखा हुआ है ये और कुछ भी नहीं है कि अगर आप एक्सेल में ये फार्मूला लिख लेंगे 2.57 तो वो डायरेक्टली ये आंसर दे देगा आपको। ठीक है, ये एक्सेल में वो खास उसका फार्मूला है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टैंडर्ड नॉर्मल के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए एक्सेल में ये फार्मूला है। बाकी इस टेबल की मदद से इसको किस तरह करते हैं मैं आपको बताऊं कि 2.57 से टेबल में इस पर कैसे पहुंचते हैं। इसके लिए हम एक्सेल में जाते हैं ताकि वो टेबल में आसानी से मैं आपको शो कर सकूं। एक्सेल में 2.5, ये 2.5 यहां ढूंढेंगे आप, इधर नीचे आए 2.5। अच्छा जी, ये देखें यहां पर आपके पास 2.5 है, ये 2.5। अब 2.57 तक कैसे जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो 2.57 है, देखें 2.57। तो हमने 2.5 को ये देखें इस कॉलम में ढूंढते हैं, इस तरह कॉलम में ढूंढते हैं। पहले लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है इसमें 2.5 ढूंढते हैं, और वो 7 हम यहाँ ढूंढते हैं, यानी 2.50 के लिए ये जगह है, क्योंकि यहाँ देखें 0.00 है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 2.50 के लिए, 2.51 के लिए ये है, 2.52 के लिए ये है, और डियर स्टूडेंट ये जो प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पर मैं चले थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, ये 2.57 के लिए है। 2.5 हम यहाँ पढ़ लेते हैं और 7 यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा इस तरह लिखकर एक ही कॉलम में बनाता तो ये टेबल बहुत बड़ा हो जाता, इस तरह ये 2 पेजेस में आ जाता है। तो बहरहाल ये 2.57 की प्रोबेबिलिटी है 0.99492। अब जरा इधर देखें, f of 2.57 which is equal to probability z is less than equal to this is equal to 0.99492, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 99.492%। और आप अंदाजा कर ले, इतना मुश्किल नहीं है, इतनी आसानी से ये कैलकुलेट हो सकती है प्रोबेबिलिटी इस टेबल की मदद से। ठीक है ना, कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन बस डियर स्टूडेंट इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा इसको इस तरह शो कर दिया, बाकी एक्सेल की ये कमांड लिखने जरूरत नहीं है, आपने ये लिखा और इक्वल टू ये लिखकर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा। एक और एग्जांपल देख लें, और उसका तो मैंने ग्राफ भी बताना। कंप्यूट एंड शो f ऑफ -1.00 ऑन ग्राफ पेपर। ये f ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और ये स्मॉल z की वैल्यू है। f ऑफ -1.00 ये आपने ग्राफ पेपर पे शो भी करना है और कंप्यूट भी करना है टेबल की मदद से।
अच्छा जी, पहले एक्सेल में जाते हैं और यहाँ में कंट्रोल Z करके ये, क्योंकि जाहिर है कि ये तो आपको लाजमन बताना नहीं था, ये तो सिर्फ हाईलाइट करना था एक खास क्वेश्चन के लिए। तो अब हमारे पास ये देखें f ऑफ -1.00 है, तो -1.00 इसमें कहाँ पर है, इसके लिए हम जरा ऊपर जाएंगे। ये देखें, ये ये -1.0 है और ये -1.00 है, ये जगह ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। -1.00 ये क्यों है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर देखें तो z की वैल्यू यहां पर 0.00 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बहरहाल पेपर में ये आपके पास एक पेज पे अवेलेबल होगा। चलिए इधर भी कुछ कोशिश करता हूँ, जरा इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए 0.00 और -1.0 और ये आपके पास इधर वैल्यू आ गई, लेकिन अब ये इतना छोटा हो गया कि वो -1.00 के लिए ये आंसर है, लेकिन अब मैं वापस इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आए, ठीक है। तो -1.00 के लिए आपके पास ये आंसर हो गया 0.15866। तो ये आपके पास है f ऑफ -1.00 इक्वल टू 0.15866 और इसको जो है ना अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 15.866%। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें, ये आपको इधर एक ग्राफ में ये नॉर्मल का कर्व मैंने बनाया हुआ है। ये z की वैल्यू 0 है, ये है -1 पे मैंने इधर ये पोर्शन आपको अलग शेड करके आपको बताया हुआ है। ये जो शेडेड एरिया है जिस पे अभी ये माउस हरकत कर रहा है, ये शो कर रहा है f ऑफ -1.00 और ये 15.866% है, या ये एरिया है परसेंटेज में 15% या 15 या 16% अप्रॉक्सीमेटली है, और एक्चुअली इसका एरिया है 0.15866। ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया है 0.15866 और बाकी ये जो एरिया है, अगर आप ये एरिया मालूम करना चाहें इस कर्व के नीचे, या बाकी ये जो जिस पर अभी माउस हरकत कर रहा है अगर ये एरिया, तो आप ऐसा करें कि ये जो आंसर आपका आया है ये 1 से माइनस कर दें, क्योंकि इस कर्व के नीचे टोटल एरिया तो 1 होता है। तो अगर आप 1 से माइनस कर देते ये वाला एरिया जहां अभी माउस हरकत कर रहा है, ये यानी अगर आप 1 से 0.15866 माइनस कर लें तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीकाकार पर डियर स्टूडेंट हम ये एरिया मालूम करते हैं। ये ग्राफ आपको काफी हद तक इसको समझने में मदद करेगा। ये जो है ये शो कर रहा है, ये जो एरिया है 0.15866 ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1.00 ओके। नीचे डियर स्टूडेंट मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल को मजीद समझाने के लिए, लेकिन अब मैंने ग्राफ ड्रा नहीं किए क्योंकि बहुत सारे ग्राफ ड्रा कर रहता है तो ये प्रेजेंटेशन काफी लंबी हो जाती है। लेकिन अब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की मदद से ये लंबी चौड़ी प्रोबेबिलिटी दे, z इज लेस देन -1.72, z इज लेस देन -1.7, z इज लेस देन -1, इसी तरह z इज लेस देन, वही सारा मुख्तलिफ आपको गिवन है। ये प्रोबेबिलिटीज आपने मालूम करनी है और आपके पास ये टेबल अवेलेबल है। अगेन मैं कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ ताकि सॉरी इसके मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, वापस नो कलर पे ले आता हूँ, नो फिल पे, और इसका ज़रा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये टेबल पढ़ने में आसानी हो। एक्सेल में ये टेबल आपको पढ़ने में आसानी हो। अब सबसे पहले आप देखें कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से होते हैं। अब बिलफर्ज आपने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1.72। याद रखें ये टेबल लेस देन के लिए बनाया गया है। ये टेबल लेस देन, ये काम तो इस टेबल पे डायरेक्टली होता है। अगर आप एक्सेल में ये लिखेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो, लेकिन ये काम मैंने आगे के लिए छोड़ा हुआ है। ये मैं काम में अभी नहीं कर रहा है, ये मैंने आगे के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन चले
ये एक छोटा सा मैं आपको अभी जेड पे एक्सेल में बता भी दूंगा, वैसे भी एक्सेल में जाएंगे अब, तो वहां ये एक छोटा सा बता भी दूंगा। -1.72 से अगर z छोटा हो तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? -1.72 से z छोटा हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल छोटा हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? और अब आपको पता है -1.7 एक जगह से पढ़ेंगे और ये 2 दूसरी जगह से पढ़ेंगे। ये देखें -1.7 मैं आपको बताता हूं, ये -1.7 है, ठीक है ना, और -1.72 तो माइनस, ये देखिए इधर इसको और करें, अभी मैं यहां पर हूं, -1.71 फिर 70, 71 और 72, ये आंसर है, ये आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। और इसको चले इधर भी देख लें, इक्वल टू अगर हम या चले जरा इधर बता देता हूं, बिल्कुल एंड में नहीं बताते, ऐसा ना हो कि फार्मूला टेबल ही उधर चला जाए। तो अब आप ये देखें कि मैं ये कैलकुलेट करवा रहा हूं आपको डायरेक्टली, इक्वल टू यहां लिखें नॉर्म्स, NORMS, और नॉर्म्स और डिस्ट्रिक्ट, ये नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां -1.72 लिख ले और ब्रैकेट क्लोज कर ले और इक्वल टू कर ले, ये आपके पास डियर आंसर है जो इधर मौजूद, -1.72। तो बहरहाल ये डिलीट कर रहा हूं। याद रखें कि ये आप ये डायरेक्ट तरीकाकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुदा करे आपने घर से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये प्रोसीजर बताना जरूरी है। बाकी ये थोड़ा सा ये लिखना जरूरी नहीं क्योंकि ये एक्सेल का है, लेकिन बाकी आपने ये लिखा, ये छोड़ के इधर आ गए और कहा कि टेबल से मैंने ये वैल्यू देख ली, तो ठीक है। और ये टेबल से वो 0.04272 ये टेबल से लिया गया, देखें ये वाली वैल्यू 0.04272, क्योंकि -1.70 ये है, 71 ये है और 72 ये है, तो 0.04272 ये वो प्रोबेबिलिटी थी जो कॉपी होके इधर आ गई है। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4.272%। इतनी सी बात है डियर स्टूडेंट, टेबल को बस जरा समझना है, प्रोबेबिलिटी एकदम से आ जाती है। प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू -1.7 लिखा हो तो हम एक डेसिमल खुद से ऐड कर लेंगे और -1.70 कर लेंगे, और 70 से आपको पता चल गया है कि अब आपने ये प्रोबेबिलिटी उठानी है, -1.70 ये वाली है। ये आंसर मैंने उठा के इधर लिख लिया है, ये देख लें 0.04457 0.04457, या अगर 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आंसर। तो ये समझ आ गई आपको कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करना है। इसमें पार्ट में सिर्फ ये बताना मकसूद था कि अगर -1.7 लिखा हुआ है, अगला डिजिट नहीं है, तो एक डिजिट हम खुद से ऐड कर देंगे। यहाँ z इज लेस देन -1 है तो -1.00 कर देंगे, और -1.00 इस टेबल में कैसे देखेंगे, इधर देखें, -1.00 इस टेबल में -1.0 ये है और -1.00 ये है, ये जगह है डियर, ठीक है। ये वैसे अभी पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था। तो ये -1.00 जो है 0.15866 जो अभी जिस तरह अभी पिछले प्रॉब्लम में बताया था, और अगर इसको आप परसेंटेज में भी बताना चाहें, ये वो प्रॉब्लम था कि ये एरिया आपको इधर जो है ग्राफ में भी शो किया और यह आंसर भी आया था, ये वाला दोबारा बता दिया। इस तरह आपको इसका इधर से ताल्लुक भी समझ आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट -1.72 अगर लेस देन आर इक्वल टू हो तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है कंटिन्यूअस केस में। लेस देन आर इक्वल टू लिखना हो तो वही लेस देन ही कंसिडर होगा जिस तरह यहां पर था, और उसी तरह करके वही प्रोबेबिलिटी लगा देनी है। प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.85 हो तो अगेन 1.8 के सामने 5 में देखेंगे, देखें 1.8 के सामने
5 में देखेंगे 1.8 के सामने, अब ये माइनस में नहीं है प्लस में है 1.85, तो 1.85 जरा नीचे आएंगे 1.8, ये देखें 1.8 ये आ गया 1.80 1 2 3 4 5, ये जो आंसर जगह है 0.96788 ये आंसर है। 0.967 क्या लिखा है मैंने 0.96784, ये देखिए 0.96784 0.96784 वो मैंने इधर लिख लिया और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आंसर। लेस देन के लिए तो ये टेबल बिल्कुल सेकंड्स में काम करता है। लेस देन 1.8 हो तो अगेन एक जीरो ऐड करके 1.8 के सामने जीरो में देख लेंगे, जैसे 1.8 के सामने जीरो में ये आंसर है 0.96407 0.96407 और ये परसेंटेज है। अब डियर स्टूडेंट यहां मैं मुसलसल लेस देन के जिक्र कर रहा था, अगर प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1.85 हो, z ग्रेटर देन, ये पहली दफा। अब ये देखें कि ये टेबल लेस देन के लिए बनाई गई है, ग्रेटर के लिए नहीं बनाई गई। तो ग्रेटर के लिए जब मैं ये डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर के लिए लेस देन के लिए तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ग्रेटर के लिए उसको, ग्रेटर के लिए ये जो एरिया है जहां भी माउस हरकत कर रहा है, असल में ये प्रोबेबिलिटी तो टेबल से डायरेक्ट मालूम हो जाती है, 1 से माइनस कर लेते ये प्रोबेबिलिटी भी मालूम हो जाती है। ये प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए वो जो आंसर आया है टेबल से उसको 1 से माइनस करना पड़ता है। तो देखिए मैं ये आपको बता रहा हूं, z इज ग्रेटर देन 1.85, तो चूंकि ग्रेटर है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन कर देंगे, और z इज लेस देन ये वो कंप्लीमेंटेशन ला है। अगर ये z इज ग्रेटर देन 1.85 ये a है तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है, बहरहाल 1 माइनस ये आ जाएगा। ये आंसर आपको टेबल से डायरेक्टली मिल जाता है 0.96784, 1 माइनस इस पूरे की जगह p ब्रैकेट सब कुछ समेत इस सब की जगह 0.96784 लिख लेंगे। ये आंसर ये वाला, जिस तरह अभी मैंने बताया टेबल से कैसे मालूम करते हैं, 1 से माइनस करने के बाद ये आंसर और ये परसेंटेज में हो गया। इसी तरह z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा हो तो डियर स्टूडेंट ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू की कोई अहमियत नहीं है, ग्रेटर देन ही मतलब होता है। मैंने बताया एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, तो z इज ग्रेटर देन ही मतलब होता है, और ग्रेटर देन है तो उसको 1 माइनस करेंगे क्योंकि टेबल लेस देन के लिए बनाई गई है। ये प्रोबेबिलिटी 1.72 आपने इधर मालूम की हुई है 0.04272, तो ये 1 माइनस तो अपनी जगह पर और इसकी जगह ये आंसर हमने कॉपी कर लिया और 1 से माइनस करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरह प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1.85, तो इक्वल टू पे प्रोबेबिलिटी जिस तरह मैंने यूनिफॉर्म के केस में भी बताया कि इसके z इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो हो जाती है क्योंकि कंटिन्यूअस केस में एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। अब डियर स्टूडेंट आपको यह बताना है कि अगर z का रेंज गिवन हो, जैसे -1.72 से लेके 1.85 तक, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं। इसका उसूल याद रखें कि पहले हम ये अपर जो पॉइंट है 1.85 टेबल से हम डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.85 ये टेबल से डायरेक्टली देख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं z इज लेस देन 1.72 -1.72 ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेते हैं। असल में जब आप z इज लेस देन 1.85 करते हैं तो वो 1.85 से जाते जाते, क्योंकि यहां कोई लिमिट गिवन नहीं है, तो 1.85 से वो कम होते होते जीरो, फिर नेगेटिव, और फिर नेगेटिव में चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक सारा एरिया बताता है। हमें सारा नहीं चाहिए, हमें -1.72 से नीचे वाला नहीं चाहिए, तो -1.72 से नीचे वाला हम इससे माइनस कर लेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो प्लीज मेरी ये डिस्कशन 2-3 दफा सुनना।
पहले हम 1.85 जो अपर लिमिट है इस इंटरवल में, उस पर इस टेबल से डायरेक्टली वैल्यू देख लेते हैं। और ये आप टेबल पर डायरेक्टली आपने देखे हुआ है 1.85 पे, टेबल पे 1.85 पे ये 0.96784 वो डायरेक्टली इधर कॉपी हो जाता है, वो मसला नहीं है, वो टेबल से डायरेक्टली देखा जाता है। और ये तो z इन लेस देन, स्टूडेंट इस पे होते हैं कि z तो इससे ग्रेटर है, आप लेस क्यों कर रहे हैं भाई? z -1.72 से ग्रेटर है और 1.85 से छोटा है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये तो 1.85 से छोटा शुरू हो जाएगा और 1.85 से शुरू हो जाएगा और आएगा 0 की तरफ, फिर नेगेटिव वैल्यू की तरफ, -1.72 पर भी आ जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, मजीद नीचे जाएगा और -इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो मुझे 1.85 से छोटा होता होता -इन्फिनिटी तक जाकर सारी एरिया बताएगा, ये वो सारा एरिया। लेकिन मुझे सारा एरिया नहीं चाहिए, मुझे z उसमें इससे बड़ा चाहिए, तो z इससे छोटा जो है वो मैं इससे माइनस कर लूंगा। अब आपको ये समझ आना चाहिए, z इससे छोटा और -1.72 का z छोटा हो जाए तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, वो मैंने इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दी है। बाकी आप अगर आपको ये मौजूद भी ना हो तो आप टेबल से ये वैल्यू और ये वैल्यू डायरेक्टली अब आप देख सकते हैं, तरीका आपको मालूम हो गया। अब आप इस नंबर से ये माइनस कर लें तो 0.92327 आ गया, और अगर चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी कर लें। इसी तरह ये डियर स्टूडेंट अगर आपको बता दें यहाँ इक्वल टू हो तो ये इक्वल टू यहाँ हो, दोनों में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इससे यही मतलब होता है जो इधर मैंने लिखा है और सबका यही आंसर रहता है। तो ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल पे आपको कुछ कैलकुलेशन मैंने बता दी कि प्रोबेबिलिटी इस टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो सारा क्वेश्चन था ये इस पर था कि z गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी के यानी इस टेबल का एरिया कैसे मालूम करते हैं। क्या मतलब z गिवन और एरिया, इस टेबल में z यहाँ गिवन है या यहाँ गिवन है, और यही रो मैंने नीचे भी कॉपी कर दी है ताकि टेबल को नीचे से भी आसानी से पढ़ा जा सके, बाकी वो एक कॉपी है और कुछ नहीं। इस टेबल में z यहाँ गिवन है या यहाँ गिवन है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ गिवन है और यहाँ गिवन है। ये वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज की हैं, ये एरिया की वैल्यूज है, वो कर्व के नीचे एरिया की वैल्यूज है। टेबल के अंदर, टेबल के बॉडी के अंदर ये जो वैल्यूज है जिस पर अभी ये माउस हरकत कर रहा है, ये वैल्यूज इसके प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज हैं। अच्छा जी, अब तक जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको z गिवन है, z की वैल्यू इधर या इधर कुछ गिवन है जैसे, लेकिन आपने ये वैल्यूज ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी। अब इस टेबल का रिवर्स यूज आपको मालूम बताते हैं। रिवर्स यूज का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपने z मालूम करना है, ये रिवर्स काम है। z गिवन हो और प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, ये मैंने अभी बता दिया। अब प्रोबेबिलिटी गिवन हो और z मालूम करना हो, ये मैं अब बताऊंगा इस नेक्स्ट एग्जांपल में। Given that z is a standard normal variable, do as directed in the following cases. Find t such that probability that z is less than t equal to a. ये देखिए प्रोबेबिलिटी का आंसर गिवन है, प्रोबेबिलिटी का आंसर माय डियर स्टूडेंट गिवन है, आपने t मालूम करना है, ये t z के वो स्पेसिफिक वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए तरीका यह है कि 0.947384 ये आपने ये नंबर टेबल के अंदर ढूंढना है, टेबल के अंदर ढूंढना है, ठीक है ना। चले जी 0.947384 ये वैल्यू आपने टेबल के अंदर ढूंढनी है, ठीक है ना। ये अब कैसे करते हैं 0.947384। स्टूडेंट इसको जरा याद रखें, या चले इस तरह कर लेते हैं, एक्सेल को ये ओपन किया और एक्सेल को जरा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको वो भी साथ नजर आए, ठीक है। अब आप 0.947384 इस एक्सेल में ढूंढेंगे आप 0.94। अब इसमें मैं देखे मैं एक्सेल में नीचे आ रहा हूं
अभी तो 0.0 चल रहा है, 0.94 तक जाना है, 0.94, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 ना 8 भी नहीं, 9 के बाद 4, 3, 4, अच्छा 0.94738 ये आ गया डियर, यहां पर आ गया। और इसकी वैल्यू अब आपके पास जो है ये 1.6012, ये 1.62 है, ये 1.6 क्योंकि राउंड करके बस तकरीबन इसको राउंड कर ले तो 0.94738 बनता है, और वो हमें यहां मिल गया है। ये 1.62 है क्योंकि 0, 1 और 2, तो ये 1.62 है, 1.62। ये देखें मैंने लिखा है दिस प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट द इनवर्स यूज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ओके, सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए में हमने देखा, जैसे अभी आपके सामने z टेबल से हमने देखा प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1.62, ये इस तरह देखें 1.62, ये देखें ना, ये वैल्यू थी 1.60, 1.61, 1.62, 1.62 से z कम हो तो इसका चांस है, z 1.62 से कम हो तो इसका चांस है 0.94738, और तकरीबन यही वैल्यू इधर गिवन है, ठीक है ना। तो अब आपको टेबल तो ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1.62 इक्वल टू सो मच, और हमें यहाँ ये बताया गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें, यहाँ p है, यहाँ p है, ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, z है, लेस देन है, यहाँ t है, यहाँ 1.62 है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू इधर है। जब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन से पता चलता है कि t की वैल्यू 1.62 है, t की वैल्यू 1.62 है। ये है इस टेबल का रिवर्स यूज। इसी तरह अगर z की वैल्यू प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन t इक्वल टू इसके बराबर हो, तो इसका क्या करेंगे। अब z इज ग्रेटर देन तो टेबल कभी नहीं देता, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन t करके 1 माइनस कर लेंगे, और माइनस वही प्रोबेबिलिटी इधर 1 से माइनस करके यह आंसर कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन t इक्वल टू सो मच, ये आंसर हो गया। ये इसी तरह का क्वेश्चन बन गया है जिस तरह पार्ट ए में था, तो लिहाजा बाकी मैंने आप पर छोड़ दिया एज एन एक्सरसाइज के, अब इसको खुद करो। अब हम नीचे आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में काम थोड़ा सा ज्यादा है। दिस पार्ट नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। कंसिडर दिस फिगर, probability that minus t is less than z which is less than t equal to 0.88124. probability that z minus t और प्लस t के दरमियान हो जाए, इसका ये चांस है जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में यही गिवन था ना, वही मैंने इधर कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बार बार नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आपको ये मैंने बताना था कि ये मैंने वही कॉपी कर लिया है। अब आपने ये कैसे मालूम करना है, ये टी कैसे मालूम करना है, इसके लिए आप ये समझे, इसको पहले ग्राफ है समझे। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ है, जेड टी ये पॉइंट टी है और ये माइनस टी है, और टी और माइनस टी के दरमियान जो एरिया है वो 0.88124 है, ये एरिया। अब पता ये चला कि t और माइनस टी के दरमियान ना हो तो उसका चांस कितना होगा। देखिए t और माइनस टी के दरमियान हो तो उसका चांस है 0.88124, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.88124, ये एरिया जहां माउस अभी हरकत कर रहा है। अगर इन दोनों के दरमियान ना हो, तो ये एरिया बच जाता है, ये वाला बच जाता है और ये वाला बच जाता है, ठीक है ना। इस वाले को कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन माइनस टी, और इस वाले को कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन t, ठीक है। ये वाला शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन t, और ये वाला शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन t। बहरहाल
इस कर्व के नीचे यही दो एरियाज बची हैं इसके अलावा। तो बहरहाल अगर हम इन दोनों का एरिया मालूम करेंगे तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी, ये होगी 1 माइनस दिस एरिया। ये एरिया, यही एरिया माइनस करेंगे 1 से, क्योंकि इस कर्व के नीचे टोटल एरिया 1 है। 1 से ये माइनस करेंगे तो ये 0.11876 आ गया। ये तो 1 से ये माइनस करने से हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो माइनस टी से कम जितना एरिया होगा टी से ग्रेटर में उतना ही एरिया होगा। ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये माइनस टी से लोअर साइड पे है और ये टी से अपर साइड पे है, लेकिन दोनों एरिया ये आपस में बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन माइनस टी, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन माइनस टी। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है तो मैं इन दोनों के बजाय इसका जिक्र करूंगा। और इसका क्यों करूंगा? क्योंकि टेबल लेस देन के लिए बनाया गया है, इसका मैं मजीद जिक्र नहीं करूंगा। इसके बजाय भी मैं यही लिखूंगा, बस z इज ग्रेटर देन t वाले के बजाय भी मैं z इज लेस देन माइनस 2 लिखूंगा, यही लिखूंगा। इसके बजाय भी z इज लेस देन माइनस t लिखूंगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और माइनस वाला क्यों लिखूंगा? इसलिए कि ये असल में इसमें लेस देन है और टेबल लेस देन के लिए बनाया गया है। तो अगर मैं इसकी जगह भी यही लिख लूं तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन माइनस टी इक्वल टू 0.11876। ये किस तरह हुआ? इसकी जगह भी मैंने यही लिखकर ऐड कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। और यहां इस एरो का मतलब है कि दिस इक्वेशन इंप्लाइज दिस रिजल्ट। इससे ये बात साबित होती है। और ये कैसे साबित हुई? कि मैंने 2 पर इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। इधर 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो z इज लेस देन माइनस टी का ये आंसर हो गया। ये तो हमें इस इक्वेशन से अब तक एनालिसिस से पता चला। अच्छा, अब हमने देखना है कि z इज लेस देन माइनस टी, ये तो हमारे एनालिसिस बता रहे हैं, टेबल क्या बता रहा है। जब आप टेबल में देखेंगे तो z इज लेस देन माइनस 1.56 पे यही वैल्यू मौजूद है, माइनस 1.56 पे यही वैल्यू मौजूद है। देखें एक्सेल में, एक्सेल में देखें, पहले वो भी आपको विजिबल करा दूं। अब एक्सेल दोबारा माइनस 1.56 पे देते हैं, माइनस वैल्यू पर माइनस 1.5, ये देखें माइनस 1.5 है, 0 1 2 3 4 5 6, ये देखें ये जगह, ठीक है। बहरहाल बाकी ये आपको टेबल में गिवन नहीं होता, या अंदाजा करके मालूम करना होता, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था एग्जैक्टली मालूम किया था। बहरहाल ये है 0.05938, ठीक है। अब टेबल ये बता रहा है कि z अगर इससे कम हो तो ये एरिया आता। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो पता चलता है वही कंपैरिजन जो हमने ऊपर किया था कि माइनस टी माइनस 1.56 के बराबर है, और अगर माइनस दोनों साइड से उड़ा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 1.56, t इक्वल टू 1.56। तो ये जो t की वैल्यू है ये 1.56 है और ये माइनस 1.56 है। तो इस तरीके से आपने डियर स्टूडेंट वो t की वैल्यूज मालूम कर ली, आपने वो t की वैल्यूज मालूम कर ली, इस इक्वेशन आपने वो t की वैल्यूज मालूम कर ली। तो इस आखिरी वाले में काम जरा ज्यादा है, पहले दो में काम काफी कम है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये था स्टैंडर्ड नॉर्मल के सारे डिस्कशन। अब हम बात करते हैं, लेट अस नाउ सॉल्व सम प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम। और प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल में शायद हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज से। ये मैंने साथ साथ ये भी लिख दिया है कि आपको ये पता चले कि ये एग्जांपल कहां से है। द एवरेज स्टॉक प्राइस फॉर कंपनीज मेकिंग अप
द स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स, ये एक खास स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, S&P 500 कह देते हैं। बहरहाल वहां पर जो कंपनियां हैं उनका जो एवरेज प्राइस है, एवरेज स्टॉक प्राइस है वो $30 है। ये S&P 500 प्लीज इस पे कंफ्यूज मत हो, ये जिस तरह हम कह रहे थे कि C100 कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, ये एक इंडेक्स का नाम है, ये और कुछ भी नहीं है। एवरेज जो है वो 30 है, $30 उसका एवरेज है। स्टॉक प्राइस की एवरेज वैल्यू क्या है? $30 उसकी एवरेज वैल्यू है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है $8.20। ये डेटा बिजनेस वीक से लिया गया है इस तारीख पर। Assume the stock prices are normally distributed, ये एक एजम्पशन है, आप ये एज्यूम करें और फिर ये चंद एक प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, ये चंद एक प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है। अब डियर स्टूडेंट आपको बताएंगे कि ये प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की मदद से कितनी आसान हो जाती है। What is the probability that company will have a stock price at least $40? At least $40. What is the probability company will have a stock price no longer than 20? No longer than 20. And how high does a stock price have to be to put company in top 10%? कंपनी टॉप 10% में आ जाए तो उसके स्टॉक प्राइस कितनी हाई होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि इसमें $40 और $20 को हमें Z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात मैंने ऊपर बताई है, फिर भी आपको फार्मूला बता देता हूं दोबारा एक बार। ये वाला फार्मूला था Z = x माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब है जो x की वैल्यू है उससे मीन, और यहाँ मीन 30 था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो भी था मुझे याद नहीं रहा। बहरहाल इससे मीन माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। तो वापस जाते हैं, ये 40 और 20 को हमने कन्वर्ट किया 1.22 और -1.22। ये कैसे किया हुआ है? आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि मीन 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.20। तो अब ये आपको 40 और 20 ये कन्वर्जन, ये जो रफ में मैंने किया हुआ है ये कन्वर्जन मैं आपको कर रहा हूं कैलकुलेटर की मदद से। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 से 30 माइनस करेंगे, x से म्यू माइनस करेंगे और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस इस पे डिवाइड करेंगे। देखिए मैं ये काम इधर कर रहा हूं, 40 माइनस 30 इक्वल टू ये आ गया 10 और डिवाइडेड बाय 8.20। तो ये 1.219, जिसको मैंने राउंड करके 1.22 कर दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में हमें Z 2 डेसिमल तक होना जरूरी है, तो मैंने इसको 2 डेसिमल तक राउंड कर दिया। इसी तरह अगर आप 20 को करना चाहें तो यह आप करेंगे 20 माइनस 30, या मैं इंटर इसलिए करता हूं ताकि आप वो ऊपर वाला पोर्शन पहले कैलकुलेट हो जाए, और फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 8.20 से और अगेन -1.22 राउंड करके -1.22, ये इस तरह ये वैल्यूज आ गई हैं। तो बहरहाल ये x को मैंने z में कैसे कन्वर्ट किया ऊपर मैंने फार्मूला भी बता दिया है। इसके बाद अब आप देखें, इस पार्ट ए में आपको बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन रैंडम वेरिएबल x इज ग्रेटर देन 40। देखें, स्टॉक प्राइस इज एटलीस्ट 40, एटलीस्ट 40 का मतलब है x की वैल्यू कम से कम 40 तो हो, 40 या उससे ज्यादा कुछ भी हो, इसका कितना चांस है। अब ये मालूम करना है, ये अननोन है। x इज ग्रेटर देन 40 तो ये हो जाएगा, चूंकि ग्रेटर देन है और टेबल ग्रेटर देन के लिए नहीं है, तो हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 40। अच्छा यहां तक, लेकिन अभी ये x में बात हो रही है, z में बात नहीं हो रही है, और x के लिए कोई टेबल नहीं है, तो इक्वल टू 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी दैट 40 के लिए z कौन सा है, 40 के लिए z है 1.22, तो z इज लेस देन 1.22। x की जगह z लिख लेंगे और 40 की जगह उसकी जो z की वैल्यू है 1.22 उसी तरह लिखकर और टेबल से ये वैल्यू मालूम करेंगे। और अब आपको टेबल से ये वैल्यू मालूम करनी आती है,
1 माइनस ये वैल्यू लिख ले और उसको 1 से माइनस किया तो आपके पास यानी स्टॉक प्राइस 40 से ज्यादा हो तो उसका 11.13% चांस है। अच्छा, स्टॉक प्राइस 20 से कम हो, इसका कितना चांस है? 20 से कम हो तो z इज लेस देन x इज लेस देन 20, तो ये तो बिल्कुल x की जगह, ये तो ग्रेटर देन भी नहीं है, लेस देन है, तो लेस देन तो टेबल भी उसी फॉर्म में गिवन होता है। x की जगह z लिखें, 20 की जगह उसकी z वैल्यू वहां से उठाएं, इधर लिखें और डायरेक्ट टेबल से पढ़ लें और टेबल से इसका आंसर है 11.1325। और अगर आप टेबल से देखना चाहें तो -1.2 के सामने 0.02 में देख लें, -1.2 के सामने और 0.02 में ये देखें, ये वैल्यू है -1.20 to 1 to 2, ये वाली जगह है। ठीक है, बाकी वो मैंने चूंकि एक्सेल से मालूम किया है तो वह एक डेसिमल प्लेस तक और भी करेक्ट आंसर आ गया। ये मैंने एक्चुअली एक्सेल से मालूम करके वही नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फार्मूला है जो मैंने ऊपर बता दिया, उससे मैंने फार्मूला मालूम करके और ये कैलकुलेट किया हुआ। आप टेबल से कर लें, दो चार डेसिमल तक बस आंसर सही हो काफी है। अच्छा, ये आ गया। आखिरी बात यह है, आखिरी जो इस क्वेश्चन का पार्ट है कि स्टॉक प्राइस कितना ज्यादा हो कि कंपनी टॉप 10% में आ जाए। इसका मतलब यह है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे कि आपको स्टॉक प्राइस पता नहीं है लेकिन इतना पता है वो स्टॉक प्राइस, उस स्टॉक प्राइस को हम टी कह देते हैं। एक्स अगर टी से ज्यादा हो जाए तो कंपनी टॉप 10% में आ जाएगी। एक्स अगर टी से ज्यादा हो जाए, असल में इसमें वो टी ही मालूम करना है और ये है वो रिवर्स यूज वाला, इस टेबल का रिवर्स यूज। टॉप 10% का मतलब है 0.10, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन t, देखें x t से ग्रेटर हो उसका 10% चांस है, x t से छोटा हो उसका 90% चांस होगा। सिंपल सी बात है, x t से बड़ा हो उसका 10% चांस है, तो x t से छोटा हो, ये डियर स्टूडेंट आपके परसेंटाइल की बात हो रही है। x t से बड़ा हो तो उसका 10% चांस है, तो t से छोटा हो तो उसका 90% चांस होगा। एक्स टी से छोटा हो तो उसका 90% चांस। और अगेन मैंने छोटा क्यों लिखा है, क्योंकि टेबल छोटे के लिए बनाई गई है। अब x को अगर हम z में कन्वर्ट करेंगे तो t को भी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, t से 30 माइनस करेंगे और ये 30 क्या है, ये वो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.20 पे डिवाइड करेंगे। तो ये काम मैंने इधर भी किया है लेकिन यहां लिखा नहीं है, यहां मैंने x के बजाय, वरना यहां पर भी x से 30 माइनस हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.20 पे डिवीजन हुई है, लेकिन उस सब की जगह मैंने z लिख दिया है जिस तरह मैंने ऊपर फार्मूले में बताया था। और यहां लेस देन अपनी ही जगह पर है और t से जो कुछ किया है वो मैंने उसी तरह लिख दिया और वैसे ही छोड़ दिया है, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 90%, यही 90% इधर आ गया है। और 10% से 90% कैसा आया वो मैंने इधर बता दिया है कि अगर ग्रेटर देन के चांस 10% है तो लेस देन का 90% होगा बाहर। अब आप टेबल में जाएं और देखें कि z किस नंबर से छोटा हो तो उसका 90% चांस आता है। ये टेबल में 0.90 ढूंढना है, टेबल में 0.90 ढूंढना है, ठीक है ना। अब देखिए टेबल में 0.90 में कैसे ढूंढता हूं, 0.90 टेबल में ढूंढना है। देखें 0.90 क्या ढूंढना है, 0.90 ढूंढना है। अभी तो 0.2 है, 0.90 ढूंढना है, 0.90 0.8 0.90, ये 0.90 के अब करीब तरीन जाएं। अच्छा 0.90 0.901 है, 0.90 के करीब तरीन 0.9099 कहीं मिल जाए,
0.90 का ये है, और ये अगर इसको आप राउंड करें तो ये भी 0.90 बनेगा, ठीक है ना। ये अगर इसको आप राउंड करें इस नंबर को तो 0.90 बनेगा, और यह है 1.28 आ रहा है, क्योंकि 1.20 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1.28 है। ये 1.90 से काफी आगे बढ़ गया, इसको राउंड करेंगे तो 0.90 बनेगा। तो 1.28 मैंने लिया हुआ, 1.28, यानी z अगर इस नंबर से छोटा हो जाए तो उसका 0.90 राउंड करके यह आंसर आता है। अब अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो t-30 डिवाइड बाई 8.2 बराबर आता है 1.828। ये पूरा इसके, क्योंकि बाकी दो इक्वेशन तो बिल्कुल एक जैसे है, प्रोबेबिलिटी भी एक जैसे है, सब कुछ एक जैसा है। तो t-30 बाई 8.2 ये 1.28 आ रहा है। ये हमारे डिस्कशन से आया है और ये टेबल से आया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से। बहरहाल ये 1.28 अगर आप कंपैरिजन से करें और अब 8.2 से इधर मल्टीप्लाई करें और 30 बाद में ऐड करें तो टी की ये वैल्यू है आ गई है। ये मैं आपको कैलकुलेटर पे बताता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। ये देखें टी की ये वैल्यू किस 1.28 से पहले 8.20 मल्टीप्लाई करें, 1.28 मल्टीप्लाई बाय 8.20 तो ये आपके पास आ गई ये नंबर, और इसके साथ 30 ऐड करें, ये 30 जब दूसरे साइड पे आएगा प्लस 30 तो ये आ रहा है 40.496। तो टी की वैल्यू है 40.496, वरना पहले बैठ के इसको सॉल्व कर दो बेटा, सिंपल से इक्वेशन है। तो टी की वैल्यू है 40.496, टी की ये वैल्यू आ गई। तो जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस इससे ज्यादा हो 40.496 से डॉलर से ज्यादा हो तो वो टॉप 10% में वो कंपनी आ जाएगी, वो कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर के टॉप 10% में आ जाएगी। ये एग्जांपल था स्टॉक एक्सचेंज से। इसी तरह डियर, चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अहम है, लिहाजा मैंने और साथ ही इसकी एप्लीकेशन भी मुख्तलिफ एरियाज में बतानी थी। यह पहली एग्जांपल बिजनेस के एरिया से थी, स्टॉक एक्सचेंज है। यह दूसरे एग्जांपल साइकोलॉजी से मैं दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू स्लीप फाउंडेशन द एवरेज नाइट स्लीप इज इक्वल टू 6.8। अब ये मीन हो गया, 6.8 मीन हो गया, और ये फॉर्चून जो मैगजीन है उससे ये इस तारीख पर ये डेटा उसमें आया हुआ है। एज्यूम के स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर आपने ये चंद एक क्वेश्चन ए बी सी, ये चंद एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। ए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन स्लीप्स मोर देन 8 आवर्स। इसी दूसरा है रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन स्लीप्स लेस देन 6 आवर्स और लेस। और डॉक्टर सजेस्ट के आपको अगर 7 से 9 आवर्स तक स्लीप है तो सजेस्ट दैट डॉक्टर सजेस्ट गेटिंग बिटवीन 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप ईच नाइट। तो क्या परसेंटेज है पॉपुलेशन में उन लोगों की जो ये स्लीप लेते हैं, वो भी अभी मालूम कर लेंगे आप। सबसे पहले है आप ये देखें कि द स्लीप ड्यूरेशन इस डेटा में x है जो बेसिकली रैंडम वेरिएबल है। इस रैंडम वेरिएबल का मीन जैसे बताया 6.8 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6 है। पार्ट ए, ये पार्ट ए आप कैसे प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 8, यानी वो पूरी कहानी इसको इस तरह हम लिख लेते हैं। चूंकि ग्रेटर देन है और टेबल लेस देन के लिए बनाया गया तो इक्वल टू 1 माइनस करेंगे, और चूंकि ये x है इसको z में कन्वर्ट करेंगे। अगेन ये चंद एक नंबर है, 8 आर है, 6 आर है, 7 आर है, 9 आर है, इसको मैंने z में कैसे कन्वर्ट किया, जिस तरह पिछले प्रॉब्लम मैंने बताया उसी तरह मैंने ये रफ वर्क में इसको z में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी x इज लेस देन 8 तो x की जगह z लिख लेंगे और 8 के सामने क्या है 2.00। अब बाकी ये कन्वर्जन प्लीज खुद कर ले।
ये 2.00 और z की ये वैल्यू टेबल से देखकर टेबल से ये वैल्यू आ गई, 1 से माइनस करके ये आंसर आ गया। पता चला कि वो लोग जो 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं वो पॉपुलेशन में तकरीबन 2% से मामूली ज्यादा है, 2.275% है। इसी तरह x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 6, मतलब पॉपुलेशन में वो लोग जो 6 घंटे या उससे कम सोते हैं। तो अगेन x को z में कन्वर्ट कर दिया, सेट के सामने देखा कि 1.33 है तो वो लिख लिया, बाकी लेस देन अपनी जगह। ये डायरेक्टली टेबल से आ जाता है इतना, और अगर परसेंटेज में आप देखें पता चला कि पॉपुलेशन में 9.1% लोग हैं जो 6 घंटे से कम सोते हैं। अब z इज इन बिटवीन, x इज इन बिटवीन 7 एंड 9, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको z में कन्वर्ट करें। 7 की जगह क्या लिखे हैं और 9 की जगह वो हमने लिख लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब आपको ये मैं पहले बता चुका हूं कि z इज लेस देन के लिए ये मालूम करेंगे माइनस, और z इज लेस देन y ये वाला इसे माइनस कर देंगे। ये वजाहत में ऊपर कर चुका हूं। बाकी आप ये प्रोबेबिलिटी आपके पास बराबर हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी टेबल से देख लेंगे, इससे ये माइनस कर लेंगे तो ये पता चला कि ये 0.369318 यानी 36.93% वो लोग हैं जो पॉपुलेशन में, जो डॉक्टर्स का बयान के हिसाब से जिनकी स्लीप होनी चाहिए, हेल्थी स्लीप उनकी है, 7 से 9 घंटे की स्लीप उनकी है, और ये पॉपुलेशन में 36% लोग हैं। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल था साइकोलॉजी से। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है जीमेट से, और जीमेट कहाँ पर है? ये ज़ाहिर है ये एजुकेशन के एरिया में है। द जीमेट टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू मोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस in schools, business schools. In a recent year, the GMAT test score was normally distributed with mean 550 and standard deviation 100. तो इसके बाद आपने ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने ABC। अब यहाँ पर जीमेट टेस्ट स्कोर जो है ये रैंडम वेरिएबल है x है, और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मीन 550 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 100। तो अब आपने पहले क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ जीमेट टेस्ट स्कोर। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 कहते हैं या P25 25th परसेंटाइल कहते हैं। इसको मैंने शॉर्ट के लिए T लिखा है ताकि मुझे Q1 या P25 ना लिखना पड़े इधर फार्मूले में। बहरहाल x t से छोटा हो इसका 25% चांस है। जाहिर है वो जब ये 25th परसेंटाइल है तो 25th परसेंटाइल से छोटे होने का चांस जाहिर है 25% होता है। ये तो आपने यहाँ आपको वो जो परसेंटाइल्स का वो जो आपने पहले पढ़ा है मिड टर्म से पहले, वो आपको यहाँ यूज होता हुआ नजर आएगा, और वो 25% ये 0.25 बन जाता है। वो 25% क्या पर से आता है? ये परसेंटाइल में नीचे लिखा होता है ना 25%, ये वो 25% और ये 0.25। अब आप x और t को z में कन्वर्ट करेंगे। x को तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, x तो सीधा सीधा z में कन्वर्ट हो जाता है। t से हम मीन माइनस कर लेते हैं, वो हमने इधर भी करते हैं लेकिन सीधा सीधा x के बजाय z लिख लेते हैं। t से मीन माइनस हुआ यही 550 और 100 पे डिवाइड होके, और वो तो उसी तरह मौजूद है। अब हम टेबल में भी यही सिचुएशन देखेंगे कहां पर है। टेबल में 25% कहां पर आता है? टेबल में 25% जब हम टेबल पे चेक करते हैं, जिस तरह अभी मैं आपके सामने करता रहा हूं, बहरहाल आप टेबल को चेक करें 0.67 पे तो वहां पर 25% अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी आती है। अब जब आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो t माइनस 50 डिवाइड बाई 100 इसके बराबर है, और जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया कि 100 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसके 550 ऐड करें तो t की वैल्यू 483 है। तो जीमेट में 25% स्टूडेंट का स्कोर 483 से कम आएगा। अच्छा जी, 50% है तो 50% ये पिछले क्वेश्चन ही की तरह है
इनफैक्ट मैंने ज़्यादातर यही कॉपी करके और 25 के बजाय 50 लिख दिया हर जगह और क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 50% का मतलब है ये मीडियन है P50 और अब की दफ़ा मैंने उसको T कह दिया और उसी तरीके से बस बाकी 25 के बजाय ऊपर वाले क्वेश्चन में 50 लिख दिया और उसी तरह सॉल्व किया। अब की दफ़ा अलबत्ता यह है कि Z एग्जैक्टली 0.00 आता है तो यहाँ पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया तो T की वैल्यू 550 आ गई। अच्छा, ये एक अहम बात है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वो यहाँ पर भी आपको पता चल रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड आपस में बराबर होते हैं। चूंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 550 है तो इसका मीडियन भी 550 आ गया है और इसका मोड भी 550 होगा। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन के जी 95th परसेंटाइल मालूम करें तो मैंने 25 के बजाय अब की दफ़ा 95% लिख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व मौजूद है, ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कोशिश की कि मुख्तलिफ एरिया से क्वेश्चंस लेता रहूं ताकि आपको बहुत सारे एरियाज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन समझ आए। इंडस्ट्री में द मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ वॉशर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज 0.502 इंचेस। ये एक खास किस्म के वॉशर्स हैं और उनका जो इनसाइड डायमीटर है ये एक मशीन पे बनते हैं, ये वॉशर एक मशीन पे बनते हैं। उनका जो एवरेज इनसाइड डायमीटर है वो 0.502 इंचेस होता है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 0.005 इंचेस। 0.005 इंचेस। ओके, the purpose for which these washers are intended allow a maximum tolerance from so many inches to so many inches। मतलब है ये मशीन जाके जहां पर फिट होनी है, जहां पर इस्तेमाल होगी, वहां पर यहां से लेके 0.496 से लेके 0.508 इंचेस तक इनसाइड डायमीटर हमें चाहिए, वरना वो अदरवाइज द वॉशर विल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव। तो अब आपने क्या करना है, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशर्स। तो आपने मालूम करना है कि ये मशीन कितने परसेंट डिफेक्टिव वॉशर्स प्रोड्यूस करती है। चले जी, अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। द डायमीटर, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन देखें कि सोल्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना आसान है। द डायमीटर, जो इनसाइड डायमीटर है x, डायमीटर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन सो मच, ये गिवन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सो मच, ये भी गिवन है यहां पर। बहरहाल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने उठा लिया वहां पर। प्रोपोर्शन ऑफ गुड वॉशर्स, जो अच्छे वॉशर्स हैं उनके प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी रेट x लाइज इन बिटवीन दीज टू लिमिट्स, और ये वो कंट्रोल लिमिट्स हैं कि इन दो लिमिट्स के दरमियान हो तो वॉशर अच्छा होगा। इन दो लिमिट्स को हमने z में कन्वर्ट किया हुआ है आपके लिए, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट करता रहा हूं उसी तरह z में कन्वर्ट किया। बहरहाल ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है और जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, यानी 76.98% ये मशीन गुड वॉशर्स प्रोड्यूस करता है। अब अगर इसी को 1 से माइनस कर लें तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव वॉशर। 1 से माइनस करें तो 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ये वैल्यू इधर पुट कर ले, 1 माइनस कर ले तो 23.01%। ये मशीन जो है 23% डिफेक्टिव वॉशर प्रोड्यूस कर रहा है। मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंप्रूव करने की जरूरत है। और डियर स्टूडेंट, ये भी देख लें कि इंडस्ट्री में ये कितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन है, 0.005, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कम स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो इतनी बड़ी मिकदार में डिफेक्टिव वॉशर प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी बड़ी परसेंटेज है। इतनी बड़ी परसेंटेज का क्या मतलब है कि 100 वॉशर प्रोड्यूस होंगे तो उसमें 23 खराब होंगे, ये तो कंपनी का बहरा बैठ जाएगा। हाँ, असल वो जो 6 सिग्मा लेवल है कि 1 मिलियन प्रोड्यूस करें तो उसमें 2 या 3, आप जरा अंदाजा करें
यहाँ 100 में 23 खराब होते हैं। और 6 सिग्मा लेवल, वो जो मैंने पीछे मिड टर्म से पहले बताया था, आपको समझ आएगा। 6 सिग्मा लेवल का मतलब यह है कि 1 मिलियन प्रोड्यूस करे तो 2 या 3, 1 मिलियन वॉशर प्रोड्यूस करे तो 2 या 3 खराब आ जाएं, 2 या 3 हो जो इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट ना करते हो, 2 या 3। और कितना मिलियन में है, ये 100 में इतने खराब है, ये क्वालिटी बहुत खराब है। तो इससे आपको इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन समझ आ रही होगी। नीचे जाते हैं जी, ये आखिरी डिस्कशन है इस लेक्चर की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनोमियल भी अब आपको बताना। बाज बायनोमियल के क्वेश्चन अगर बायनोमियल से करें और खासतौर पे अगर हैंड कैलकुलेशन से करें तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो बहुत लंबा चौड़ा टेबल होता है और उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, तो वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन से ये काम आसान हो जाता है। अगर आपके पास बायनोमियल में NP 5 से ज्यादा हो और n इंटू 1 माइनस p 5 से ज्यादा हो, अगर ये कंडीशन हो तो आप बायनोमियल के बजाय डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? आप सिर्फ ये करें कि म्यू की जगह NP यूज करें और सिग्मा स्क्वायर के जरिए NP इंटू 1 माइनस p इस्तेमाल करें, और अगर सिग्मा हो तो इसका रूट ले लें। तो और ये नीचे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको ये बात बतानी है। ये मेडिकल साइंस से एग्जांपल है। टू एड इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन आर अर्ज्ड टू परफॉर्म सेल्फ एग्जाम। ये खास किस्म का सेल्फ एग्जाम है जो लेडी डॉक्टर्स बता देती हैं खवातीन को। महीने में एक दफा उन्होंने खुद को सेल्फ एग्जाम करना होता है। 38% अमेरिकन वुमेन रेगुलरली परफॉर्म दिस सेल्फ एग्जामिनेशन। 38% खवातीन अमेरिका में यह सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक दफा रेगुलरली करती हैं। बहरहाल, इन अ सैंपल ऑफ 315 वुमेन, find a probability that 100 or fewer women perform this self examination। यानी हमने रैंडमली 315 खवातीन का सैंपल लिया। आप ये बताएं कि इसमें 100 या उससे कम खवातीन ऐसी हों जो यही अपना मेडिकल टेस्ट घर पे खुद करती हैं, इसका कितना चांस है? नॉर्मल से एक क्वेश्चन ये होगा, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन का। म्यू को आप NP, और N कितना है 315, P कितना है 38%, तो 315 को 0.38 से मल्टीप्लाई कर ले तो 119.7 ये म्यू हो गया। वेरियस की वैल्यू NP इंटू 1 माइनस पी, N ये है, P ये है, 1 माइनस पी ये है, मल्टीप्लाई करे तो ये आंसर आ जाता है। ये वेरियस का आंसर हो गया और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन रूट लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 8.615। बहरहाल, अब आपने जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो गया तो अब आपने 100 या उससे फ्यूअर, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 100, ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -2.29। ये अब कैसे किया है? यहाँ अब की दफा मैंने कन्वर्जन भी रफ में नहीं की, प्लीज खुद करें। 100 से 119.7 माइनस करें और जो आंसर आ जाए उसको 8.615 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। चले इधर मैं दोबारा कर देता हूँ, एक तरह से दोबारा यादाश्त भी हो जाएगी और आपको दोबारा से स्टूडेंट के लिए हेल्प भी हो जाएगी। देखिए 100 से मैंने क्या माइनस करना है? 100 से मैंने माइनस करना है 119.7 और इसको इक्वल टू कर ले और इसको डिवाइड कर ले 8.615 से 8.615 और एंटर प्रेस करें तो -2.29 अप्रॉक्सीमेटली -2.29 मैंने लिया हुआ है राउंड करके। और जाहिर है कि 2 डेसिमल तक इसलिए कि टेबल 2 डेसिमल के लिए बनाई गई है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन, x की जगह z लग गया, 100 की जगह -2.29 लग गया, और ये प्रोबेबिलिटी टेबल से डायरेक्टली हो सकती है। पता चलता है कि इन 315 में तकरीबन 1% ऐसी खवातीन होंगी
जो यानी सॉरी जो 100 या उससे कम खवातीन इन 315 में 1% तक होंगी, ठीक है ना, उनका चांस कितना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 100 आर फ्यू, 100 या उससे कम खवातीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आ रही है 0.01 यानी 1.10%। ये प्रोबेबिलिटी आ गई और ये क्वेश्चन था मेडिकल साइंस से। आप चाहें तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने खुद पढ़ा हुआ है, n की वैल्यू ये ले लें, p की वैल्यू ये ले लें, q की वैल्यू या 1 माइनस p की वैल्यू 0.62 ले लें, वही 0.381 से माइनस करके, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 100 अगर आप मालूम करें तो वैसे तो ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन चूंकि लेस देन आर इक्वल टू 100 है तो 0 से लेकर 100 तक, अब पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस फार्मूले में पुट करते चले जाएंगे 100 तक और सबका आंसर टोटल करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक्सेल के बगैर और एक्सेल में एक लंबा चौड़ा कॉलम बनाए बगैर और उसको टोटल किए बगैर नहीं हो सकता। बहरहाल जब एक्सेल में आप ये करते हैं तो इसका आंसर यह आता है। ये काम मैं एक्सेल में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताना चाहता। बहरहाल ये उसकी टोटल आता है। इस पूरा काम अगर एक्सेल में कर ले तो टोटल ये वैल्यू आती है और ये आते हैं 1.22। तो एग्जैक्ट आंसर तो है 1.22 और नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेट करके 1.1 आंसर आ गया। देख लें कितना करीब आंसर आ रहा है। तो बहरहाल क्लियरली डायरेक्ट सोल्यूशन थ्रू बाइनोमियल इज वेरी लेंथी प्रोसेस, स्पेशली व्हेन मैनुअल कैलकुलेशन आर इन्वॉल्व। जब मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और तब नॉर्मल आपको लिए बिल्कुल गनीमत साबित होगा। बहरहाल इस जितना भी ये लेक्चर हुआ इसके लिए जो मटेरियल है वो चैप्टर 6 कंटिन्यूअस एंड वेरिएबल चैप्टर का टाइटल है, शाम सीरीज स्टैटिस्टिक्स है और ये बुक आपके साथ पहले से शेयर की गई है। इनफैक्ट ये लॉकडाउन से पहले ही यूनिवर्सिटी में ही आपसे शेयर की गई है, तो ये उधर मौजूद है। तो ये तो बहरहाल आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ये आपके लिए ये टेबल भी इसी डॉक्यूमेंट के एंड में मैंने दोबारा रख दिया है, ठीक है ना, तो ताकि आपके लिए रेडिली अवेलेबल हो। इस डॉक्यूमेंट के एंड में मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा और ये भी ये लेक्चर भी शेयर करूँगा, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुल स्टूडेंट्स, आज हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उस पर कुछ क्वेश्चन किए हैं। नॉर्मल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पर एक और थोड़ी और भी एक लेक्चर देना है, लेकिन वो मैं एक्सेल की मदद से दूंगा और अलग दूंगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। ये वो जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अहम डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।